यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। देखिएगा भाई कि इससे पहले ये 9 बजे हमने क्लास स्टार्ट की थी, बट ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम हमें वो सेशन ब्रेक करना पड़ा बिकॉज ऑफ दी बफर ले रहा था नेटवर्क बहुत ज़्यादा। दैट इज व्हाई ये क्लास अब हो रही है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि बीते हुए दिन यानी कि 1 फरवरी 2026 को इंडिया ने अपना बजट यानी कि बेसिकली निर्मला सीतारमण जो कि हमारे यहाँ की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट का क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या एजेंडा है, ये इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मेजरली आज का जो टॉपिक है ये इसी बात पर आधारित होने वाला है बिकॉज ऑफ कि आप देखोगे पहला पेज हो यानी आगे जितने पूरा पूरा द हिंदू का न्यूज़पेपर इसी बजट से ही भरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि यदि आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये बजट से आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं बिकॉज ऑफ कि इसका जो थीम थी ये रखी गई थी इन्वेस्ट टुडे ग्रो टुमारो, यानी कि आज जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका प्रतिफल आपको कल देखने के लिए मिलने वाला है। बट ये इन्वेस्टमेंट की बात आई क्यों, इसके बारे में जरा हम डिस्कस करेंगे। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने देश की जीडीपी को और साथ में इकोनॉमी को बहुत हद तक प्रभावित किया था और उससे उबरने का आज भी तमाम प्रकार के जो नेशन के प्रयास कर रहे हैं उसी में से इंडिया भी एक नेशन आता है। यानी कि कोविड-19 हमारे लिए बीत गई है, बट याद रखिएगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इसने जो हमारे पास्ट में गड्ढे छोड़े हैं उनको भरना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए। बेसिकली यदि हम जीडीपी की बात बेसिकली यदि हम बजट की बात करें तो इस बजट में इन्वेस्टमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, इन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, इनको बहुत ही ज्यादा तवज्जो दी गई है और इन तमाम प्रकार के सिनेरियो के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर फिर इससे हटकर जो टॉपिक होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ ऑल क्लियर सो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डेट हो चुकी है 2 फरवरी 2026 और ये है भाई आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज ऑफ कि आप लोग लास्ट तक तो रुकते नहीं है, तो याद रखिएगा जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं ये है चाणक्य आईएएस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और यदि देखा जाए चाणक्य आईएएस एकेडमी जिसकी ब्रांचेस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में, मल्टीपल स्टेट्स में फैली हुई है, ये चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। याद रखें कि यहाँ पर यूपीएससी और एज वेल एज स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने ये बैचेस हिंदी मीडियम और साथ में इंग्लिश मीडियम दोनों के पर्सपेक्टिव से लॉन्च किए हैं। यानी कि यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हो या फिर आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हो, आप इन बैचेस का फायदा उठा सकते हैं। इन बैचेस में एनरोल होने के लिए आप कॉल करेंगे 8264199959, ये दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर, या फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं सिविल विद आकाश, इट्स माय ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का टेलीग्राम हैंडल है। और यदि आपको मुझसे जुड़ना हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, इट्स माय टेलीग्राम हैंडल, अभिषेक कुमार जियोग्राफी। चलिए आते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक्स। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि भाई ये बजट 1 फरवरी को यदि लाया गया है तो ये एप्लीकेबल कब से हुआ, यानी कि ये आगामी वित्तीय वर्ष का बजट है कि आने वाले समय में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, ये क्या क्या काम करने वाली है। बेसिकली आपको पता होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट होता है कब से, 1 फरवरी। यानी कि यदि मैं फाइनेंशियल यदि मैं फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम जानते हैं 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक ये चलता है। जो नॉर्मल ईयर होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है एंड देन 31 दिसंबर तक ही चलता है। बट याद रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसको चेंज किए जाने के बारे में विचार चल रहा है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिएगा कि जो बजट लाया गया है इसकी जो बेसिक थीम थी ये रखी गई है इन्वेस्ट टुडे एंड ग्रो टुमारो की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्ट टुडे और ग्रो टुमारो? देखिएगा भाई कि आज के टाइम में भारत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो कि बाहर से मंगाता है। ठीक, जैसे कि आफ्टर कोविड जो कार्स हैं और साथ में जो सेमी कंडक्टर हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ऑल ओवर वर्ल्ड में। और भारत ने, अभी आपको शायद मालूम हो कि ताइवान के साथ एक ट्रीटी साइन करके, ताइवान के साथ एक समझौता करके बेसिकली ये बोला था कि गुजरात में हम सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। वाई, क्यों बोला था? बिकॉज ऑफ कि सेमीकंडक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ऑल इकोनॉमी, यानी कि सभी जितने भी देशों की इकोनॉमी है, जितने भी देशों की अर्थव्यवस्था सभी की होती है, उनके लिए ये सेमीकंडक्टर चिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग आप कार्स में भी करते हैं, मोबाइल में भी करते हैं, इवन जो सैटेलाइट लॉन्च होती हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स कि ये सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट इज व्हाई ताइवान के ऊपर सभी की नजर है, इवन चाइना तो ताइवान को अपना इंटीग्रेटेड पार्ट बताता है। व्हाई? क्योंकि याद रखें कि आने वाला समय उन देशों का है जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी, जिनके पास इंफ्रा बहुत अच्छा होगा, जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा। दैट इज व्हाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मेजरली बात की गई है, इन्वेस्टमेंट को मुख्य तौर पर बढ़ाने की बात की गई है कि भाई हाउ कैसे ये संभव होगा कि हम भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। बिकॉज ऑफ किसी भी देश में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो याद रखें कि अकेला ये पैसा नहीं आता, इसके कारण कई कई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं, इंफ्रा क्रिएट होता है, हम डेवलप्ड नेशन की ओर अग्रसर होते हैं। बेसिकली यदि आप समझेंगे तो भारत का लक्ष्य है 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना, और साथ ही साथ इसी में कार्बन इमिशन की भी बात आ जाती है कि नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना। बट ये कहने सुनने के लिए सही है, पर ये पॉसिबल कैसे है? तो पॉसिबल हो सकता है जब हम इसके अकॉर्डिंगली लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करें, इसके अकॉर्डिंगली हम पॉलिसीज लाएं, इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो लॉ में या फिर अपने द्वारा जो चलाई जाने वाली स्कीम्स हैं उनका सही तरीके से हम एग्जीक्यूशन करें। यानी कि जो बात कही गई है उसका उसी तरह से इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। दैट इज व्हाई हम बार बार इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। एक और बात समझिएगा कि इसमें एक वर्ड आया है जिसको नाम दिया गया है कैपेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेक्स? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। कैपेक्स का मतलब है कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? तो रोड बनाना, रेलवेज बनाना, पोर्ट बनाना, एयरपोर्ट बनाना, इनको डेवलप करना। बिकॉज ऑफ दे ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इकोनॉमी, they all are directly connected with tourism, they all are directly connected with GDP, they all are directly connected with other जितने भी फैक्टर्स। तो दैट इज व्हाई यहाँ पर कैपेक्स की बात की गई है, इसको बढ़ाया गया है। बेसिकली हम कितना पैसा कैपेक्स में लगाएंगे, यानी कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत की जाती है। याद रखें कैपेक्स स्केल अप का मतलब होता है कि हमने ये जो कैपेक्स था यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर किया जाने वाला जो खर्च था इसको एनहांस किया है, इसको बढ़ाए जाने की बात की है और बढ़ाया है। 12.2 लाख करोड़ के आसपास हमने ये बजट रखा है, हमने ये कैपेक्स रखा है। कितना? 12.2 करोड़ के आसपास। अब जरा देखना कि ना असल में जब भी बजट पेश होता है, जब भी ऐसी कोई पॉलिसी बनती है, जब भी कोई ऐसी स्कीम लाई जाती है, या फिर बेसिकली हम बजट की बात करते हैं, हम पॉलिसी को छोड़ देते हैं, स्कीम्स को छोड़ देते हैं। मेजरली हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 14 भी ऐसा ही है, पेज नंबर 5 भी ऐसा ही है। ये है बजट के बारे में। आप याद रखना कि ना कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट भटक जाते हैं कि सर अब इसमें बहस क्या हो रही है। ये ठीक है, याद रखो कि पॉलिटिक्स को नहीं पढ़ना है। मैं बार बार आपको आगाह करता हूं कि पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी। तो हम पॉलिटिक्स पर नहीं जाएंगे, पॉलिटी पर ही जाएंगे। यानी कि भाई कि राहुल गांधी का क्या बयान आ गया है, शशि थरूर सर का क्या बयान आ गया है, अपोजिशन लीडर्स ने इस पर क्या बयान दिया है। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, हमारे लिए वो सिनेरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यदि इसमें बजट में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस किया जाता है या फिर किसी टॉपिक को लेकर बहुत ही ज्यादा बहस छिड़ जाती है, जैसे कि लाइक अभी यूजीसी को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी अदरवाइज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि पॉलिटिक्स में क्या है, अरे बजट में ऐसा हुआ तो ऐसा क्या हुआ। याद रखिएगा ये दिमाग है, दिमाग को आपको सही जगह यूज करना है। बिकॉज ऑफ कि पॉलिटिक्स करना किसी और का काम है, हमारा काम है पॉलिटी को पढ़ना, हमारा काम है इकोनॉमी को पढ़ना, हमारा काम है कि जो बजट से जुड़े हुए सिनेरियो हैं इनको पढ़ना। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं। चलिए देखिएगा कि इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो कैपेक्स है इसको स्केल अप किया गया है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेक्स? तो इसमें आ जाता है तमाम प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होगा कि भाई आपने यहाँ पर बिल्डिंग को शामिल कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई हमारे यहाँ की रोड्स कैसी है, रेलवेज को हम कितने अच्छे से बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में एयरपोर्ट इसमें आ जाते हैं, एयरपोर्ट, इवन यहाँ पर आपको पोर्ट्स वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे। वाई, ये क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कि रोड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन को हम बढ़ावाना चाहते हैं। पोर्ट के माध्यम से इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो ट्रेड है ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड पर हम क्यों फोकस कर रहे हैं, तो इससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मान लीजिए कोई सामान भारत से यूके जाना है और यूके और यानी कि ब्रिटेन और साथ में इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बट याद रखें कि ब्रिटेन तक जाने के लिए आप अदर नेशन का जो समुद्री मार्ग है इसको तो यूज करेंगे ना, और जब आप अदर नेशन के समुद्री मार्ग को यूज करेंगे तो ब्रिटेन ने कहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि हम अपना जो कस्टम ड्यूटी है ये कम कर देते हैं या फिर जीरो कर देते हैं। भारत ने भी ऐसा ही कहा होगा। बट ब्रिटेन से आने वाला सामान जब इंडिया पहुंचेगा और इंडिया से जाने वाला सामान जब ब्रिटेन पहुंचेगा तो बीच में आने वाले जितने भी नेशन हैं वो तो इससे टैक्स लेंगे ना। तो मेन बात ये हो जाती है कि भाई हम किस प्रकार से अदर नेशन के साथ और साथ में भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में ही इन पोर्ट्स को डेवलप करते हैं। चाबहार पोर्ट इन्हीं में से एक है, तो याद रखिएगा बेसिकली यानी कि ये डिस्प्यूटेड है, इसको याद रखिएगा कि पोर्ट भी इसमें शामिल होते हैं, रोड्स भी इसमें शामिल होती हैं, एयरपोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसी में रेलवेज को भी शामिल किया जाता है। नो डाउट कि भारत का जो रेलवे कनेक्शन है ये विश्व का सबसे बड़ा कनेक्शन माना जाता है, सबसे बड़ा रेल कनेक्शन माना जाता है, बट इसको और अच्छे से हम डेवलप कर सकते हैं। और अच्छे से डेवलप करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है बिकॉज ऑफ कि भारत में इतनी सारी रेलवे सुविधाएं होने के बावजूद भी आप देखोगे कि ट्रेन डिले होती है ना, कई बार इनमें सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाती हैं, और साथ में कई ऐसे एरिया आज भी भारत में है जहां पर ट्रेन नहीं चलती। इवन मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार की कोई भी ट्रेन नहीं है। एक ट्रेन है, वो है शिमला कालका ट्रेन। ठीक है, तो आप याद रखो कि कई ऐसे नेटवर्क हैं जहां पर, या फिर कई ऐसी स्टेट्स हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी रेलवे की पहुंच नहीं है। उन क्षेत्रों तक रेलवे की पहुंच बनाना और साथ में रेलवे को और ज्यादा इजी टू एक्सेसिबल बनाना, यानी कि और ज्यादा आसान बनाना इसमें शामिल है। इसके लिए जो राशि दी गई है ये है अप्रोक्सीमेटली 12.2 लाख करोड़ के आसपास। दैट इज अ वेरी ह्यूज डेटा, वेरी ह्यूज डेटा। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि सर रोड बनाए, इंफ्रा बनाए, ये सब कुछ बनाए, तो क्या एनवायरमेंट का ध्यान रखा गया है? बिल्कुल सही है ना। ये डाउट यदि आपके मन में आ रहा है तो इट इज अ इंडिकेशन ऑफ ट्रू यूपीएससी एस्पिरेंट। तो एनवायरमेंट का भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। भाई हम एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखकर इन तमाम चीजों का निर्माण करेंगे। एनवायरमेंट आया दैट मींस अपने आप इकोलॉजी आ जाएगी। अब जरा सुनिएगा, while wake now lessing the strains created by the external global environmental union finance ministry Nirmala Sitharaman on Sunday presented the union budget 2026 in parliament with the aim productivity across, कई बार गलती हो जाती है इनसे भी, across sectors and ensuring employment generation। ठीक है, आप जरा समझिएगा, इस लाइन का मैं मतलब समझाता हूँ और फिर जितना भी लिखा हुआ है उसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल लेम एंड लैंड लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल भाषा में। देखिएगा जो 4 पॉइंट है बजट का वो क्या बोलता है कि भाई इन्वेस्ट टुडे और साथ में ग्रो टुमारो। ये इस पूरे बजट का जो थीम था ये है। इसका मतलब है कि हमने कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया है। कैपेक्स का मतलब होता है रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, यानी कि कुल मिलाकर जो प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन प्रोडक्टिव एसेट्स? जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं उन प्रोडक्टिव एसेट्स को बढ़ाना, इनका यूज ज्यादा बढ़ाना। और प्रोडक्टिव एसेट्स को बढ़ाने से क्या होगा कि भाई आप विदेशों का इन्वेस्टमेंट यहां पर ला सकते हो। इन्वेस्टमेंट आने से क्या होगा? इंफ्रा डेवलप होगा। इंफ्रा डेवलप होने से आप याद रखो लोकल लेवल पर और साथ में नेशनल लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है ये होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा।
और साथ में याद रखिएगा कि हम जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो अकेला एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देती, ये जॉब क्रिएशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा होता है। ड्यूरिंग कोविड आप देखोगे कि एडटेक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और ये एडटेक सेक्टर में क्यों बढ़ोतरी हुई थी? बिकॉज ऑफ कि पूरा पूरा वर्ल्ड जहां पर शांत था, हमारा जो एडटेक सेक्टर था ये बूम कर रहा था और आज भी ये बूम कर रहा है। यानी कि लोग एजुकेशन में पैसा लगा रहे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इस सेक्टर ने ना जाने कितने ही हजार लोगों को जॉब दी थी और आज भी ये दे रहा है। दैट इज वाई इसमें कहा गया है कि सर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? कोई भी देश ऐसा नहीं कि कल कोई यूएसए आए या फिर ब्रिटेन आए और ब्रिटेन बोले चलो यार भारत ने बोला है ना पैसे लगाना है तो मैं जाता हूं और मैं बहुत ही ज्यादा महान देश हूं, मैं इंडिया में जाकर पैसा लगा देता हूं। नहीं, वो आता है, वो देखता है हमारे बैकबोन्स। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकबोन्स? तो वो देखता है हमारे यहाँ का इंफ्रा कि भाई आप उसी को पैसा देना चाहेंगे ना जिसके पास पैसा होगा। यदि मान लीजिए कोई भी नेशन किसी दूसरे नेशन के पास जाए या फिर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाए और बोले कि यार आप हमारे इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? वाई का क्वेश्चन तो पैदा होता है ना कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। और यदि मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया तो आप मेरा पैसा कैसे चुकाएंगे? इन्वेस्टमेंट करने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि भाई मैं अपना पैसा भूल जाऊं। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि भाई हम व्यापार कर रहे हैं। यदि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, जॉब जनरेट कर रहे हैं, इट्स ओके। मेरा फायदा कहाँ है? मेरा प्रॉफिट कहाँ है? तो ये सब देखा जाता है और ये सब के पीछे क्या है? तो इंफ्रा, ठीक है, कि हमारे यहाँ का रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, हम कितने जल्दी सुविधाओं तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, कितने ज्यादा लोग हमारे एजुकेटेड है, ये तमाम प्रकार की चीजें। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए इस कैपेक्स को ध्यान में रखा है, यानी कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ये तमाम प्रकार की चीजें। बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो जॉब बढ़ेंगी तो इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा, मैं इसको लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो याद रखो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ेगा तो इंडस्ट्री भी इसी में काउंट हो जाएंगी, इंडस्ट्री भी बढ़ेंगी, इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो जॉब बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो जॉब बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमी भी अच्छी होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई बैकबोन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए। इंफ्रा सही है तो अपने आप बाकी सभी काम इजी हो जाएंगे। दैट इज व्हाई तमाम प्रकार के नेशंस के साथ मिलकर हम इंफ्रा पर भी जोर देते हैं। यानी कि कैपेक्स एज जरा समझिएगा कि कैपेक्स हैज अ हायर मल्टीपलर इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। कि यदि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए है तो अपने कैपेक्स पर आप फोकस करो। बट क्या ये ऐसे ही हो जाएगा? यानी कि सरकार ने बना दिए इंफ्रा, भाई इसके साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है ना। यानी कि सरकार यदि सिर्फ खर्च बढ़ाए और बोरोइंग करे तो इकोनॉमी याद रखिएगा एवरी टाइम अनस्टेबल होती है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है इसको भी इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट टारगेट जरा समझिएगा, फिस्कल डेफिसिट टारगेट की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट? देखिए भाई, सरकार ने जितना भी एक्सपेंड किया, ठीक है, आप एक व्यक्ति हैं और आपने कहीं पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया कि सर ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट और साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर रोड एंड इंफ्रा बनाया, यानी कुल मिलाकर आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ, जो आपका खर्च हुआ, ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में से आप रेवेन्यू को माइनस कर दें। एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू को माइनस करने पर जो भी आया ये कहलाता है क्या? फिस्कल डेफिसिट टारगेट। आप जरा समझिएगा कि ये जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है यदि ये 4.3 है अप्रोक्सीमेट, ठीक, 4.3% के आसपास है जीडीपी का, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4.3% ऑफ जीडीपी, कोई दिक्कत नहीं। बट यदि इससे कम हुआ और इससे ज्यादा हुआ, ठीक है, तो फिर ये चिंताजनक बात होती है। मतलब कि सरकार रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग करना चाहती है, यहाँ पर हाई ग्रोथ हो, कंट्रोल डेफिसिट हो और इससे जो मैक्रो स्टेबिलिटी है ये आती है।
अब जरा समझिएगा कि सरकार ने यहाँ पर फोकस किस किस बात पर किया है, यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले 10-12 मिनट से कि सर इंफ्रा पर ध्यान देंगे, इंफ्रा पर ध्यान देंगे, बट वो कौन सा इंफ्रा है, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर याद रखिएगा सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, बायोफार्मा, कैपिटल गुड्स और साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये मेजर फैक्टर्स आते हैं, ये मेजर सेक्टर्स आते हैं जहां पर सरकार आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। हाँ, इस कार्टून के माध्यम से याद रखो हमने आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का प्रयोग किया है और कहा है कि भाई ये जो पूरा पूरा बजट है ये बेसिकली अमीर संप्रदाय के लिए है, यानी कि वही अडानी अंबानी वाला फॉर्मूला मैंने पहले भी बोला है कि इससे हमको थोड़ा सा दूर रहना है। आप बस ये देखें कि भाई इस बजट में क्या क्या बात की गई, एडिटोरियल भी इससे संबंधित है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर 10 पेज नंबर 9 में जो एडिटोरियल दिए गए हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो इसके बारे में वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल्स हैं, बायोफार्मा है, कैपिटल गुड्स है, टेक्सटाइल है, इन पर मेजर फोकस किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ याद रखो कोविड-19 के बाद से जो चिप शॉर्टेज है ये ऑल ओवर इंडिया में है। चिप शॉर्टेज से कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हमारे यहाँ रुक गया था। लेसन था कि इंपोर्ट डिपेंड, और इन सभी चीजों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ से एक बात समझ में आती है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी कि किसी भी एक चीज के लिए किसी अदर देश पर डिपेंडेंट होना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसीलिए इंडिया ने सप्लाई चेन में सेल्फ रेलिएंट अपनाई है, यानी कि आत्मनिर्भरता अपनाई है कि भाई हम चिप्स को भी अपने यहाँ ही बनाएंगे और अपने यहाँ ही यूज करेंगे। इसको आप बोल सकते हैं कि यह आत्मनिर्भर भारत का ही एक पॉइंट है कि भाई हम इन सेमीकंडक्टर चिप्स को भी अपने यहाँ बनाएं। याद रखो कि ये जो चिप्स हैं, चिप्स आर दी न्यू ऑयल ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। जैसे आज आप किसी भी देश में यदि जाते हैं तो जो फॉसिल फ्यूल है या फिर जो क्रूड ऑयल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्हाई इंपॉर्टेंट माना जाता है? बिकॉज ऑफ कि एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन क्रूड ऑयल। यदि क्रूड ऑयल किसी भी नेशन के पास नहीं है या फिर क्रूड ऑयल उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, हम बाहर से मंगा रहे हैं और डिपेंडेंसी हमारी किसी अदर नेशन पर, तो ये रिस्की हो सकता है आने वाले समय में। दैट इज वाई याद रखो कि भारत अकेला सऊदी अरब पर निर्भर नहीं रहता है क्रूड ऑयल के लिए। ये रशिया से भी खरीदने लगा था, ठीक है, जिसको अभी हाल फिलहाल में कम करने का प्रयास हो रहा है। और गल्फ कंट्रीज के जितने अदर नेशंस हैं उन पर भी ये डिपेंड होता है कि भाई यदि मान लीजिए एक ने बंद किया तो दूसरा है, दूसरे ने बंद किया तो तीसरा है, तीसरे ने बंद किया तो पहले के साथ हम संबंध सुधार लेंगे। किसी भी चीज की डिपेंडेंसी, इवन रियल लाइफ में भी किसी भी चीज की डिपेंडेंसी किसी अदर एक ही व्यक्ति पर होना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है और थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो जरा इस बात को ध्यान रखो कि इसीलिए हमने कहा है कि भाई जैसे जितना क्रूड ऑयल आज प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा कुछ समय पश्चात ये सेमी कंडक्टर को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत होगी। इवन अभी हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रही है। यूएसए हो, ताइवान हो या फिर चाइना हो, ये कंटिन्यूअसली सेमीकंडक्टर चिप को लेकर बातचीत करते रहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि सेमीकंडक्टर इज अ फ्यूचर ऑयल फॉर ऑल वर्ल्ड। और इसीलिए सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना, सेमीकंडक्टर का ये जो हमारे यहाँ शॉर्टेज है इसको फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज व्हाई इसको कहा जाता है चिप्स आर द न्यू ऑयल ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। यहाँ पर एमएसएमई की भी बात की गई है जो कि इकोनॉमी की बैकबोन माने जाते हैं हमारे यहाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसएमई? जितने भी देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसएमई, तो माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस की यहाँ पर बात हुई है। माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस, ये भारत में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड यहाँ पर दिया गया है। इसका पर्पस क्या है? इजी फाइनेंस, एक्सपेंशन सपोर्ट और साथ में रोजगार क्रिएशन इसका मेन एजेंडा है। एक फैक्ट को याद रखिएगा कि एमएसएमई कंट्रीब्यूट अराउंड 30% ऑफ द इंडिया जीडीपी, मतलब कि इंडियन जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 30% का योगदान देते हैं ये एमएसएमई। कहां पर लिखी है ये बात? जो आप इसको पढ़ेंगे, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट हर फर्स्ट कर्तव्य वुड बी मेट थ्रू targeted measure in 6 areas: scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors, rejuvenating legacy industrial sector, creating
creating champion MSME, a powerful push for infrastructure creation, ensuring long-term energy security and stability, and developing city economic region. The second kartavya focused on measures targeted at the service sector through the education, training, and skilling of the workforce in areas such as healthcare, medical, tourism, animal husbandry, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक एंड डिजाइन। ये मतलब कि ये वो सेक्टर हैं जो कि सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनको ग्रो अप करने की बात की गई है, और एमएसएमई को भी ग्रो करने की बात की गई है। अनाउंसमेंट अंडर द थर्ड कर्तव्य इंक्लूडेड मेजर ऑफ इंक्रीज फार्मर इनकम थ्रू प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरिंग इंडिया Divyang and vulnerable population through livelihood opportunities, training high quality assistive devices and access to mental and trauma care। इसके बारे में बातचीत की गई है, यानी कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए बिकॉज ऑफ ये टोटल इंडियन जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। एमएसएमई एक प्रकार से हमारी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है इसका इंजन माना जाता है। एक्सपर्ट्स की यदि हम एक्सपोर्ट बूट्स की बात करें तो यानी कि क्या क्या सामान हम बाहर भेजते हैं, तो याद रखो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यहाँ पर ला रही है गवर्नमेंट। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या होता है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी याद रखो कि क्यों ला रही है। बिकॉज ऑफ कि ग्लोबल ट्रेड अभी भी अनस्टेबल है, खासकर यूएस चाइना टैरिफ वॉर के बाद से तो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया है, इसीलिए बेटर लॉजिस्टिक अपनाना चाहती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर लॉजिस्टिक? तो चीपर एक्सपोर्ट, यानी कि हम कम से कम दामों में अपना जो सामान है ये बाहर भेज सकें, फास्टर डिलीवरी और साथ में मोर कॉम्पिटिटिवनेस, ये तमाम प्रकार की चीजें। इसका गोल क्या है? तो बेसिकली इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। यदि मान लीजिए किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है और मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है ये भी अच्छा है और वो अपना सामान सस्ते में भेज सकता है, तो चाइना यही तो करता है, तो वो एक प्रकार की मेजर इकोनॉमी हो सकती है। यानी कि बेनिफिट इसका क्या होगा? तो डेटा सेंटर्स इससे बनेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, हाई स्किल्स जॉब आएंगी, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो बढ़ेगा। इवन गवर्नमेंट ये बोलती है, देखो मैं ना आपको एक बात बोलता हूँ, मेरा किसी भी प्रकार का धर्म जाति संप्रदाय नहीं है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक। तो आप एक बात याद रखो कि हम बार बार ये बोलते हैं कि भाई हमें एंड ऑफ द डे क्या करना है? एंड ऑफ द डे हमें जॉब चाहिए, ठीक। और जॉब के लिए आप जरा सोचो कि ऑल ओवर इंडिया में होड़ लगी हुई है कि हम बस गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। इवन गवर्नमेंट जॉब के अलावा हमारे यहाँ अदर जॉब्स को जॉब्स माना ही नहीं जाता। मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं यदि पढ़ा रहा हूं और मुझे इससे इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज मैं एम्प्लॉयड हूं। इस एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट माना तो जाए कम से कम। आज भी आप देखोगे सभी में नहीं है, यानी कि यदि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चले जाओगे तो ऐसा फिनोमिनन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट आज भी ऑल ओवर इंडिया के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट जॉब को जॉब माना ही नहीं जाता। वहां पर जॉब केवल और केवल एक है, वो है गवर्नमेंट जॉब। यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है तो सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड है वो नहीं होगा। सोसाइटी में एक प्रकार से जो रिस्पेक्ट एक व्यक्ति चाहता है वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो एंड ऑफ द डे सभी लोग किसकी ओर भागते हैं? गवर्नमेंट जॉब की ओर। अब जरा आप सोचो कि भाई एक ऐसा देश जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ पॉपुलेशन ज्यादा होने के साथ साथ बट ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। वहां का एक युवा यदि मान लीजिए अपने जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष एक गवर्नमेंट जॉब में लगा देता है तो ये तो बहुत गलत बात है ना। बिकॉज ऑफ कि अब 30 साल वो एज है जब ये जो पर्सन है ये और कुछ नहीं सीख सकते, कि ये कुछ नया नहीं कर सकते उतनी ज्यादा मेहनत के साथ जितना ये 21 साल में 22 साल में ये मेहनत कर सकते थे, 24 25 27 28 साल तक ये मेहनत कर सकते थे। अब वो पावर नहीं रह गई, और जब वो पावर नहीं रह गई तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर ये कहा जाता है कि सर हमारे यहाँ जॉब नहीं थी, दैट इज व्हाई 30 साल की उम्र तक हमें जॉब नहीं मिली। आप याद रखो कि एक बात, एज अ बड़ा भाई सुनना हो बड़ा भाई सुनना, एज अ छोटा भाई सुनना हो मेरी बात छोटा भाई सुनना, एज अ रिलेटिव सुनना हो या फिर एज अ टीचर यदि सुनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एज अ टीचर यदि मैं आपको बताऊं तो याद रखो कि बेसिकली जॉब की कमी है बिकॉज ऑफ ये हमारे यहाँ जो जनसंख्या है ये ज्यादा है, बट आज भी जो कंपटीशन बोला जाता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है,
भाई एक छोटी सी स्किल याद रखो आपको एम्प्लॉयड बना सकती है, बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि अरे यार भैया जी ये वो फलाना ठिकाना। जब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप अपनी एक छोटी सी स्किल डेवलप कर लो। यदि आपने एक छोटी सी स्किल डेवलप कर ली है तो दैट इज मीन्स कि आपको भविष्य में उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ये इसीलिए सरकार देखिए बार बार फोकस कर रही है स्किल कि स्किल इंडिया ये क्या है कि आप स्किल देखें, स्किल सीखें। जैसे अभी मेरे साथ एक मित्र है मेरे जो कि गवर्नमेंट जॉब में है और इनका ऑफिस बेसिकली थोड़ा दूर है यहाँ से। इनके लिए एक प्रोग्राम लाया गया, तमाम ये टीचर है असल में, है ना। इनके लिए एक प्रोग्राम लाया गया और ये प्रोग्राम क्या है, तो स्किल सिखा रहे हैं इनको कि भाई आप एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, स्कूल में अपने जो पढ़ाने के तरीके हैं इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, स्कूलिंग जो एक्टिविटी होती है स्कूल में अपना जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ टॉकिंग, इसको आप कैसे सुधार सकते हैं। दैट मीन्स आप थोड़ा सा क्लियरली मेरी बात समझिए, जस्ट अ सेकेंड, क्लियरली मेरी बात समझिएगा कि एक्चुअली में यदि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पर चले जाएं, उससे पहले एक और बात याद रखो कि जो जितनी भी टेक कंपनीज है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, है ना, इनको इंडिया बुलाए जाने के बारे में बातचीत यहाँ पर हुई है। और ये क्या होगा, तो ये ऑफर है टैक्स कंसेशन टिल 2047, यानी कि आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्ट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए, हम आपके जितना भी इनकम होगी उसमें टैक्स कंसेशन करेंगे। सर ये तो गलत बात हो सकती है। नहीं, याद रखो कि अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी है और ग्रोइंग इकोनॉमी में ये सभी कुछ होना एक लाजमी बात होती है। इंडिया के बारे में यदि हम बात करें तो अभी ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है हमारी और इन्फ्लेशन रिलेटिवली लो है। इस सिचुएशन को इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये गोल्डी रॉक फेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डी रॉक फेस, यानी कि ना ही ज्यादा इन्फ्लेशन है ना ही ज्यादा स्लो ग्रोथ है, एक परफेक्ट बैलेंस है, लेकिन खतरे भी हैं जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस है बहुत ज्यादा, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा, साथ में टैरिफ वॉर के कारण इंडिया पर भी इफेक्ट आ रहा है। इसलिए इंडिया फॉलो कर रहा है क्या, पहली बार चाइना +1 स्ट्रेटजी। चाइना +1 स्ट्रेटजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइना +1 स्ट्रेटजी, तो इसका मतलब हुआ कि ग्लोबल कंपनीज चाइना के अलावा अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। इंडिया वेंट टू बिकम अ अल्टरनेटिव, यानी कि इंडिया की एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है और इसीलिए इंडिया अल्टरनेटिव बन सकता है। बट चैलेंज क्या है, तो चैलेंज यहां पर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पुश के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी जरूरी हो जाती हैं जो कि हमारे यहां कम है। डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा हमारे यहां वीक है, फैक्ट्रीज आइडियल यहां पर हो गई हैं। एआई सर्विस सेक्टर में जॉब्स को इंपैक्ट करने, एआई सर्विस सेक्टर्स ने जॉब्स को इंपैक्ट किया हुआ है और आगे भी कर सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अक्सर अचीव नहीं हो पाते हैं, यानी कि पॉलिसी अनाउंसमेंट आर रेडी बट एग्जीक्यूशन इज डिफिकल्ट। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई हम बहुत सारे ऐसे टारगेट फिक्स करते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं और फायदेमंद होंगे ही, ऐसा कहा जाता है। बट याद रखो कि किसी को लक्ष्य देना और उच्च लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन तमाम प्रकार के जो अदर एक्टिविटीज हैं उनको एग्जीक्यूट करना ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये टारगेट रखा गया है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है आने वाले समय में यही देखना होगा। चलिए आते हैं आगे। अब जरा देखिएगा, ये था पेज नंबर 1। अब जब आप इसी में आगे बढ़ोगे तो इसी के नीचे एक और लाइन दी गई है और ये है टैक्स डिवॉल्यूशन। टैक्स डिवॉल्यूशन स्टेट्स एट 41%, साउथ गेट्स शेयर हाइक। क्या है भाई ये, ठीक, इसके बारे में हम देखते हैं। द 16th फाइनेंस कमीशन हैज recommended that the center retain the 41% share of tax devolution on to state has been a force since 2021। ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा है। अब जरा देखो इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं।
सुनिएगा ध्यान से, टैक्स डिवॉल्यूशन क्या है ना? टैक्स डिवॉल्यूशन हो, फिस्कल फेडरलिज्म हो, या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो, तीनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज टैक्स डिवॉल्यूशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की यहां पर बात आ जाएगी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध जिसको हम बोलते हैं, एंड जो एक और फेडरलिज्म होता है जिसको हम फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। बात समझने का ट्राई करो, समझना कि बेसिकली जो ये 16th फाइनेंस कमीशन है, इसने एक प्रकार से रिकमेंड किया है कि सेंटर अपने टैक्स रेवेन्यू का 41% हिस्सा स्टेट को देता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये शेयर कम नहीं किया गया है। बड़ी बात यहां पर यह है कि जो फॉर्मूला है ये बदल दिया गया है, जिससे जो स्टेट्स हैं इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, यानी कि खासकर जो सदर्न स्टेट्स हैं इनको थोड़ा फायदा हुआ है। टैक्स डिवॉल्यूशन क्या होता है? तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, अब चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, जब ये टैक्स कलेक्ट करेगी ना तो उसका एक हिस्सा ये स्टेट को देती है। इसे कहा जाता है वर्टिकल डिवॉल्यूशन, यानी कि सेंटर वर्सेस स्टेट शेयर, वर्टिकल डिवॉल्यूशन। और स्टेट्स के बीच पैसा कैसे बटेगा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन। ठीक है, बात समझना कि भारत सरकार है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहां पर हम हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहां पर एक नॉर्मल पर्सन, हम टैक्स देते हैं, ठीक है, जीएसटी सीएसटी वगैरह वगैरह, ये टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है किसमें? स्टेट्स में। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 1 हो गया, स्टेट 2 हो गया। बट जरा आप सोचो कि सभी का साइज, सभी की पॉपुलेशन, सभी की रिकमेंडेशन क्या एक है? आंसर इज नो। और इसीलिए ये क्या हुआ, यानी कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो इसको कहा गया वर्टिकल डिवॉल्यूशन। क्या कहा गया? वर्टिकल डिवॉल्यूशन, यानी कि टैक्स को बांटना, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवॉल्यूशन। और याद रखो कि अब कैसे बांटेगी, इसके लिए यूज होता है हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन। तो एक हुआ वर्टिकल डिवॉल्यूशन, एक हुआ हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन। और यदि इन दोनों के बारे में हम बातचीत करें तो मेरी बात जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि एग्जाम ओरिएंटेड ये दोनों ही हैं। यानी कि वर्टिकल डिवॉल्यूशन जहां सेंट्रल वर्सेस स्टेट की बात करता है, वहीं पर हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन ये स्टेट्स, ओनली अमंग स्टेट्स की ये बात करता है। प्रॉब्लम यहां पर एक प्रॉब्लम थी जिसको यहां पर सॉल्व किया गया है कि सदर्न स्टेट जैसे कि जो तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, इनका कहना था कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, इकोनॉमी में ज्यादा हम कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलता है। यानी कि ये इक्विटी का मामला हो गया, ठीक, इक्विटी का मामला। और हो ना हो ये बात कहीं ना कहीं मुझे सही भी लगती है कि भाई सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स ने क्या हरदम, क्या यानी कभी कभी क्या हरदम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, अपना इंफ्रा मजबूत करने, अपना जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ाने, इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने पर काम किया है। अब वो स्टेट जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उनका क्या लेना देना भाई। अब यहां पर समझो कि पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जा रहा है, मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल है उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, सॉरी, जो जिनकी गलती है उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, और जिनको एक्चुअली में रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि भाई हाँ आपने जनसंख्या कंट्रोल की है, इकोनॉमी में आप योगदान दे रहे हो, ये तमाम प्रकार की चीजें, उनको रिवॉर्ड कम मिल रहा है। तो न्यू फॉर्मूला ये कहता है कि भाई समझिएगा, न्यू फॉर्मूला क्या है, इसमें वेटेज कर दिया गया है कि पॉपुलेशन यदि 17.5% है, फॉरेस्ट कवर 10% है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल 10% है, और पर कैपिटा जीएसडीपी डिफरेंस ये 42.5% है। तो सिंपल भाषा में गरीब स्टेट्स को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, प्लस पॉपुलेशन कंट्रोल वाले स्टेट्स को रिवॉर्ड मिलेगा। बात समझिए, पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेट्स वालों को क्या मिलेगा? रिवॉर्ड, और गरीब स्टेट्स को क्या मिल जाएगा? सपोर्ट। दैट मींस डिविजिबल पूल क्या है? ये एक प्रकार का टैक्स पूल है जो कि टैक्स और साथ में स्टेट्स में बढ़ता है। लेकिन ट्विस्ट यहां पर सुनिएगा आप कि सेस और साथ में सरचार्ज इस पोल में नहीं आते। इसका मतलब है कि सेंटर यह पैसा स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करता है। यही एक बहुत बड़ा फेडरलिज्म डिबेट का लेसन है।
इंटरेस्टिंग बात यहां पर आप सुनिए कि क्या है कि फाइनेंस कमीशन ने आर्टिकल नंबर, जो कि आर्टिकल नंबर 280 में दिया हुआ है ना, फाइनेंस कमीशन, ये हर साल में बनती है। फिस्कल फेडरलिज्म ये एक प्रकार से फाइनेंशियल पावर शेयरिंग की बात करता है। सदर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया की जो जीडीपी है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है इंडिया की जीडीपी में। फिर भी शेयर पर डिबेट चल रही है अभी, और इसीलिए जो फॉर्मूला है ये चेंज करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो इसमें वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और साथ में कौन कौन से स्टेट्स के बीच में इशू है ये बताया गया है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ उनको रिवॉर्ड देने की बात यहां पर की गई है। बात समझे? आप जरा देखिएगा आगे की कहानी। अच्छा, एक और बात कि ना, ये जो 2 एडिटोरियल हैं ये मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज ऑफ इसका रीजन आप समझ लो, क्योंकि अभी मेरी एक क्लास का टाइम हो रहा है। समझना कि अभी प्रेजेंट में मेरी एक क्लास का टाइम हो रहा है जो कि 10 बजे से है 10 AM पर, जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। 10 AM से लेकर ये 2 बजे तक क्लास चलती है, 2 PM तक। तो ये क्लास का टाइम हो गया है, दैट इज वाई मैं आगे यदि स्टार्ट करूंगा ना तो वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी मेरी क्लास। तो इस कारण से मैं अभी फिलहाल में ये जो 2 एडिटोरियल मैं आज बताने वाला था, ये 2 एडिटोरियल को मैं छोड़ रहा हूं और ये 2 एडिटोरियल मैं कल की क्लास में आपको कवर कराऊंगा। आई रिपीट, ये 2 एडिटोरियल मैं कल की क्लास में आपको कवर कराऊंगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको कल की क्लास में मैं कवर करा दूंगा। तो इससे बिल्कुल भी दुखी मत होना भाई, मैं आराम से कवर कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज ऑफ कि अभी मैं कवर कराऊंगा तो ना ही अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ कि अभी क्लास का टाइम हो रहा है और मैं फटाफट 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 कवर करा दूंगा, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम कल देखेंगे, ठीक है? तो ये क्लास मैं आज यहीं पर एंड कर रहा हूं और अगेन आई रिपीटेड कि आप इस क्लास को शेयर कर दें भाई, ठीक है? और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर जरूर छोड़कर जाए, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।